तो दोस्तों काफी साल पहले जब इंटरनेट क्रिएट नहीं हुआ था, जब सारे कंप्यूटर्स आपस में वायर से कनेक्टेड रहते थे और जो काफी दूर कंप्यूटर्स पड़े थे वो शायद कनेक्टेड भी नहीं थे। तो ऐसे में जब कंप्यूटर काफी दूर पड़ा हो तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए वायर्स भी काम नहीं आती थी, क्योंकि काफी लंबी वायर्स डालना भी काफी मुश्किल काम था। ऐसे में डाटा को हार्ड ड्राइव्स के अंदर और किसी भी स्टोरेज मीडिया के अंदर स्टोर करके उसे मैनुअली ट्रांसफर करना पड़ता था ट्रैवल करके। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ARPANET, उसने काफी बड़ा एक स्टेप उठाया था। अब जानिए टेक्नोलॉजी की बात टेक आईकी के साथ। तो ARPA एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि यूएस मिलिट्री के लिए काम करती थी, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स थे उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता था और इन्हें भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि जो दूर कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो ऐसे में इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1969 के अंदर वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेट वायरलेस नेटवर्क क्रिएट किया, जो कि TCP/IP रूल्स को फॉलो करता था और जो कि वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट कर सकता था। तो ऐसे में इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन ये अभी काफी नई नई टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसे में जो स्पीड थी डेटा ट्रांसफर की वो काफी कम थी, ऑलमोस्ट 5 to 50 kbps की। तो ऐसे में इसे यूज करना इतना अभी बेनिफिशियल नहीं था। और जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तो ये सिर्फ यूएस मिलिट्री के लिए ही यूज किया जाता था और आम पब्लिक के लिए और किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं था। धीरे धीरे ये जो ARPANET था ये काफी और छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। धीरे धीरे ये जो नेटवर्क था वो थोड़ा ब्रॉड होने लगा और यूएस की काफी यूनिवर्सिटीज को इसने इंक्लूड कर लिया था। और वैसे ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम था वो इनके लिए काफी आसान हो चुका था, लेकिन अब भी काफी प्रॉब्लम्स थी जिन्हें अभी सॉल्व करना बाकी था। तो ऐसे में जो मिलिट्री का कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसके लिए काफी सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट हो चुका, क्योंकि एक ही नेटवर्क पर यूनिवर्सिटीज भी और मिलिट्री के कंप्यूटर्स भी काम कर रहे थे। तो ऐसे में इस नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब जो मिलिट्री के लिए नेटवर्क यूज होता था उसका नाम था मिलनेट और जो बाकी यूनिवर्सिटीज और पब्लिक के लिए यूज होता था उसका नाम था निपरनेट। लेकिन जो ARPA ऑर्गेनाइजेशन थी सिर्फ इसका ही हाथ नहीं था इंटरनेट को बनाने के अंदर। अब धीरे धीरे यूएसए के अंदर और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर काफी इंटरेस्ट शो करने लगी, जैसे कि नासा, NSF और DOE। और अब 1980s के अंदर इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर दुनिया का पहला वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN क्रिएट किया और उसके बाद ARPANET का इवॉल्व्ड वर्जन क्रिएट हो चुका था। अब नासा ने अपने काफी सारे अलग अलग नेटवर्क्स क्रिएट कर देते जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होते थे। अब नासा के अंदर जो भी साइंटिस्ट थे वो नासा का नेटवर्क यूज करने लगे ताकि उनकी जो रिसर्च है वो और इजी हो सके और दुनिया के अंदर जितने भी रिसर्च के डेटा है उन्हें एक्सेस किया जा सके दूर बैठे बैठे ही। उसके बाद नासा ने एक और नेटवर्क क्रिएट किया जिसका नाम था NSF नेट, जो कि स्पेशली यूनिवर्सिटीज के लिए बनाया गया था और इसकी स्पीड रेट थी सिर्फ 56 kbps। अभी इंटरनेट क्रिएट नहीं हुआ था, अभी सिर्फ नासा ने अपने अलग अलग नेटवर्क्स क्रिएट किए थे और जो ARPANET था उसके दो पार्ट्स हो गए थे जो कि था मिलनेट और NRF नेट। अभी भी ये जो नेटवर्क्स थे ये अलग अलग थे और आपस में इनका कोई इंटरलिंक नहीं था और अभी इंटरनेट क्रिएट नहीं हुआ था। अब नासा ने यूनिवर्सिटीज के लिए, नासा ने साइंटिस्ट के लिए, ARPANET ने मिलिट्री के लिए अलग अलग नेटवर्क क्रिएट कर रखे थे। अब जो नेटवर्क था NSF नेट ये काफी जल्दी से ग्रो होने लगा और ऐसे में जो 56 kbps की स्पीड थी वो काफी कम लगने लगी और ये जो नेटवर्क था वो काफी बिजी हो चुका था। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो IBM कंपनी है और साथ ही में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने टाई अप किया NSF नेट के साथ और इसकी जो नेटवर्क की स्पीड थी उसे इंक्रीज कर दिया गया 56 kbps से 1.5 mbps। यूएसए के अंदर अब ये नेटवर्क्स काफी डेवलप होने लगे, लेकिन अभी तक भी इंटरनेट प्रॉपरली क्रिएट नहीं हुआ था और ना ही वर्ल्ड वाइड वेब आया था, यानी कि जो वेबसाइट्स थी और जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट था वो अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ था। ये जो नेटवर्क थे ये सिर्फ ईमेल्स सेंड करने के लिए और साथ ही में जो डेटा को ट्रांसफर करना होता था या आपस में कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करना होता था, सिर्फ उसी चीज के लिए अभी यूज हो रहे थे। लेकिन अब इंटरनेट को लॉन्च होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा था। जब ARPANET और NSF नेट दोनों को कंबाइन कर दिया गया तब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था उसे सभी लोग इंटरनेट कहने लगे, यानी कि जब दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। जो भी दो नेटवर्क्स होते हैं उनका इंटरलिंक या फिर इंटरकनेक्शन उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो जब NSF नेट और ARPANET दोनों को कनेक्ट किया गया और जोड़ दिया गया दोनों प्रोजेक्ट्स को, तब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था। लेकिन अभी भी वेबसाइट्स नहीं आई थी। तो जब इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ दिया गया
तो अब इंटरनेट अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था और तभी आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आने लगे और ऐसी कंपनीज क्रिएट होने लगी जो कि आम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती थी और इन नेटवर्क से जोड़ सकती थी। फिर कुछ साल बाद 1989 के अंदर टिम बर्नर्स-ली, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया और साथ ही में दुनिया का सबसे पहला वेब सर्वर वर्ल्ड वाइड वेब और साथ ही में दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर नेक्सस उन्हें क्रिएट किया। तो अब वेब सर्वर और वेब ब्राउजर दोनों क्रिएट हो चुके हैं और साथ ही में जो वेबसाइट्स हैं, अभी वेबसाइट्स प्रॉपरली क्रिएट नहीं होनी शुरू हुई थी, लेकिन जो वेब पेजेस हैं वो क्रिएट होने शुरू हो गए थे और जो वेब पेजेस थे वो HTML लैंग्वेज से क्रिएट किए जाने लग गए थे। तो अब ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वाइड वेब नया नया क्रिएट हुआ था और इसके अंदर जो कंटेंट था वो काफ़ी कम था और साथ ही में इसके अंदर अभी कोई सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था और जो वेबसाइट्स और वेब पेजेस थे उनके अंदर स्टार्टिंग में पहले सिर्फ टेक्स्ट होता था और इमेजेस को देखने के लिए अलग से एक एप्लीकेशन यूज़ की जाती थी और धीरे धीरे इमेजेस और वीडियोस भी आने लगी और जो वेबसाइट का लोड टाइम था वो काफ़ी कम होने लगा क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो बैंडविड्थ थी काफ़ी लो होती थी और जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी। तो ऐसे में वेबसाइट्स और वेब पेजेस को लोड होने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन आजकल तो वेबसाइट काफ़ी जल्दी से लोड हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड वेब जब डेवलप हो रहा था तो और काफ़ी सारे ब्राउजर्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स और काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट किया जाने लगा और धीरे धीरे इंटरनेट काफ़ी जल्दी ग्रो करने लगा। तो अब इस वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व करने के लिए 21st सेंचुरी के अंदर वेब 2.0 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो वेब 1 था वो सिर्फ आपको कंटेंट दे रहा था, आप उस पर कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते थे। जैसे आज हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते थे, सिर्फ आपको जो दिखाया जा रहा है वो ही आप कर सकते थे। लेकिन वेब 2.0 के अंदर हमें काफी कुछ नया देखने को मिला। जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ वेब 2.0 आने के बाद ही आया है, जो हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपना जो कंटेंट है, अपने आइडियाज हम वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ना ही हम सिर्फ जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है उसे कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कि हम कंटेंट कंज्यूम करने के साथ साथ उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। और साथ ही में काफ़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आने लगी जहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और काफ़ी सारा कुछ काम ऑनलाइन कर सकते थे। और साथ ही में Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स आई जिन्होंने वेब 2.0 को काफ़ी बूम दिया। और साथ ही में फेसबुक, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को काफ़ी बूस्ट दिया है, वो भी लॉन्च हो चुकी थी। और आज अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट पहले के मुकाबले काफ़ी चीपर हो चुका है, काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुका है। जब नया नया इंटरनेट आया था तब काफ़ी कॉस्टली होता था और साथ ही में उस पर इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज इंटरनेट काफ़ी चीप हो चुका है और साथ ही में इसके अंदर जो कंटेंट है वो काफी वास्ट हो चुका है और इसके अंदर हम एंडलेस चीजें कर सकते हैं। अब फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मेटावर्स आता है जो कि वेब 3.0 है, जहां पर हम अपने वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं और साथ में अपने एवेटार्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप आई बटन पर जाके देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम आपके लिए इस वीडियो लाते रहेंगे और आपका नेटवर्क खिंचवाते रहेंगे। धन्यवाद।